creatively design webinar and in interacting such dynamic and knowledgeable professional. I take this opportunity to compliment here Gautam ji and Rohit ji and his entire team. The Vitt Salahkar Samiti conducted n number of webinars in this lockdown period on various topics for upgrading the knowledge of the professional. Now I request to CA Gauri Shankar Dhamani ji for welcome address. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरी शंकर धामानी सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जयपुर से हूं और भारत सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए जो एमएसएमई और सब्सिडीज को उल्लेखित किया हुआ है, इन सभी के बारे में आज सीए विमल शर्मा जी हमें पूरी रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, उन सभी रेगुलेशंस के बारे में पूरा क्लियर करेंगे। इसके लिए मैं श्री विमल शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। सर। थैंक यू दमानी जी। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू एंटायर वित्त सलाहकार समिति फॉर इनवाइटिंग मी and for giving me opportunity to interact with our professional members and especially Gautam Bhaiya and Rohit Ruatia ji for giving me this opportunity. लास्ट टाइम कुछ इशू हो गया था, टेक्निकल इशू हो गया था, जिस वजह से मैं आपको इंटरेक्ट नहीं कर पाया था। पिछले सेशन में जैसे दिनेश जैन साहब ने एमएसएमई सेक्टर के लिए जो बेनिफिट्स हैं लोन्स के रिगार्डिंग, ये जो एमएसएमई सेक्टर के लिए जो अनाउंसमेंट किए थे उनके बारे में अपने को सबको एड्रेस किया था। उसके बाद में सीएल यादव साहब ने अपने को एड्रेस किया, तो उसी की कंटिन्यूटी में मैं चाहूंगा कि अपना सेशन स्टार्ट हो और इंटरेक्टिव सेशन हो। मेरा पूरा फोकस ये रहेगा कि हम लोग प्रैक्टिकल जो इश्यूज हैं इस पे, उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करें। तो दोस्तों, सबसे पहला मेरा कंसर्न ये है कि जो रिप्स का जो पॉलिसी है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019, तो रिप्स की जो पॉलिसी है बहुत ही शानदार पॉलिसी है आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट को लेकर के। और इस पॉलिसी को मैंने हिमाचल प्रदेश की पॉलिसी के साथ भी कंपेयर किया था। तो मेरी जो ओपिनियन है, उस ओपिनियन के अकॉर्डिंग तो मुझे ये लगा कि अपने स्टेट की जो पॉलिसी है वो कंपैरेटिवली बेटर है हिमाचल से, क्योंकि जिस तरीके से डिफिकल्टी है हिमाचल में, हिली एरिया है, ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को अगर छोड़ दें तो स्टेट गवर्नमेंट क्या एफर्ट करती है किसी भी स्टेट में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, तो मुझे लगता है कि राजस्थान स्टेट की जो पॉलिसी है वो कंपैरेटिवली काफी अट्रैक्टिव है। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा और आपको ब्रीफ करना चाहूंगा कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो हम हमारे क्लाइंट्स को दे सकते हैं इस पॉलिसी के थ्रू। तो दोस्तों, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि जब भी हमारा कोई क्लाइंट अपने पास में आता है तो वो ये कहता है कि सर मैं अपना कोई नया यूनिट स्टेब्लिश करना चाह रहा हूं, उसके लिए मैं लैंड देख रहा हूं, मैं एक जमीन परचेज कर रहा हूं साहब, तो उस जमीन की कॉस्टिंग इतनी आएगी। या फिर वो ये बोलता है कि सर जमीन मेरे पास में है लेकिन वो एग्रीकल्चर लैंड है, उसको मैं इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट कराऊंगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लूंगा, फिर प्लांट एंड मशीनरी लगा करके उसको स्टार्ट करूंगा। तो एक लंबा चौड़ा वो अपने को फॉर्मेलिटीज वाली बातें करता है और काफी खर्चे अपने को बताता है। इस तरफ अगर मैं आपको बताऊं कि स्टेट गवर्नमेंट का ध्यान गया है, तो उनका ये कहना है, इस पॉलिसी में उसको एड्रेस किया हुआ है, सबसे पहला इश्यू लैंड को लेकर के आता है। तो लैंड की जहां तक बात आती है, अगर कोई भी इन्वेस्टर जो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर अपनी इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहा है, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने इस स्कीम में अगर अपना वो प्रोजेक्ट अप्रूव करवाता है, तो उस स्थिति में उसके प्रोजेक्ट के लिए वो जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके कन्वर्जन के ऊपर किसी भी तरह का चार्जेस नहीं देना होता, यानी कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो जीरो हो गई। पहला फायदा तो ये हो गया। अगर हमारे क्लाइंट ने, अगर हमारे इन्वेस्टर ने किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए कोई वो जमीन परचेज करना चाह रहा है, तो जब जमीन परचेज करेगा तो उसको रजिस्ट्री कराएगा तो स्टैंप ड्यूटी की लायबिलिटी आएगी, और वो भी कम नहीं है, करीब मेरे हिसाब से 10% के आसपास चार्जेस होगा डीएलसी वैल्यू का, या जितने पे रजिस्ट्री होगी उसके 10% के ऊपर जो है वो स्टैंप ड्यूटी देना होता है 10% की रेट के अकॉर्डिंग। तो स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा कि भैया हमें तो हमारे स्टेट में इंडस्ट्री सेटअप करवानी है, हमें स्टैंप ड्यूटी से कोई मतलब नहीं, हम तो आपको सबको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो राजस्थान में ये जो रिप्स की पॉलिसी है, ये अपने को स्टैंप ड्यूटी से भी कंप्लीट वेवर प्रदान करती है। अगर हमारा प्रोजेक्ट उसमें अप्रूव हो जाता है उस रिप्स वाली स्कीम में, तो ना तो अपने को कन्वर्जन चार्जेस देना है, ना ही अपने को जो किसी भी तरह का स्टैंप ड्यूटी अपने को पेमेंट करना है। अब बात आती है कि सर जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हम लोग लेंगे उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का भी काफी बर्डन रहता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम आपसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी नहीं लेंगे,
आप हमारे स्टेट में आइए और इन्वेस्ट कीजिए। फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो चीजें होती है जहाँ पे मंडी टैक्स लगता है, कुछ कुछ आइटम ऐसे होते हैं जहाँ पे मंडी फी या मंडी टैक्स लगता है। तो रिप्स वाली जो स्कीम है उन्होंने ये कहा कि भैया इसमें हम आपसे कोई भी तरह का मंडी टैक्स नहीं लेंगे 7 इयर्स तक, 7 साल तक आपको मंडी टैक्स नहीं देना है। और कब से नहीं देना है? जब से आपका कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, कमर्शियल प्रोडक्शन चालू होगा उस डेट से 7 इयर्स तक आपको किसी भी तरह का मंडी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। अब आप और हम सब लोग प्रोफेशनल हैं, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि साहब ये कमर्शियल प्रोडक्शन क्या है। तो कमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब ये है कि उस बंदे का पहला जो जीएसटी का बिल कटेगा, फर्स्ट इनवॉइस जब वो रेज करेगा सप्लाई का, तो उसी दिन को जो है कमर्शियल प्रोडक्शन की डेट मान लिया जाएगा। तो उस डेट से लेकर के 7 इयर्स तक उसको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी माफी मिलेगी कंप्लीट, उसको मंडी टैक्स में भी पूरा माफी मिलेगा, लैंड टैक्स अगर एप्लीकेबल हो रहा है वो भी उसको नहीं देना है, स्टैंप ड्यूटी अगर कोई आगे कुछ एक्सपांशन करता है वहां अगर कुछ लगती है तो वो भी 7 इयर्स तक पूरा वेव ऑफ रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं कि साहब ये जो पीएफ और ईएसआईसी में जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर का, उसमें भी जो रिम्बर्समेंट है वो 50% रिम्बर्समेंट है। तो यानी कि हमने कोई इंडस्ट्री सेटअप की और उस पे हमारा कोई पीएफ का ईएसआईसी का हम पेमेंट कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉयर, तो जितना हमने पेमेंट किया है उसका 50% स्टेट गवर्नमेंट अपने को रिम्बर्स करेगी। अब बात करते हैं जीएसटी के बेनिफिट की। तो जीएसटी के बेनिफिट में चूंकि हम सब लोग टेक्निकल मेंबर्स हैं इसलिए मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूंगा। जीएसटी में ये बेनिफिट दिया हुआ है कि साहब आप जो एसजीएसटी का पैसा कैश लेजर के थ्रू पे करेंगे, एसजीएसटी का पैसा जो कैश लेजर के थ्रू पे करेंगे उसका 75% आपको स्टेट गवर्नमेंट रिम्बर्स करेगी। और कितने साल तक करेगी? 7 इयर्स तक करेगी। तो साहब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब 7 इयर्स तक अपने को अगर एसजीएसटी का 75% मिल रहा है कैश लेजर के पेमेंट का, तो उसमें आप ये देखिए कि अगर अपना क्लाइंट रिप्स का बेनिफिट ले रहा है और अगर कोई दूसरा बंदा रिप्स का बेनिफिट नहीं ले रहा है तो हमारा जो क्लाइंट होगा वो कॉम्पिटिटिव रहेगा, यानी कि कंपटीशन के इस जमाने में उसका प्रोडक्ट हमेशा जो है अच्छे तरीके से चल पाएगा, वो अपने जो क्लाइंट्स होंगे उनको सस्ती रेट के ऊपर अपना माल अवेलेबल करवा पाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बात कही एसजीएसटी के 75% की, अगर हमारा प्रोजेक्ट थ्रस्ट सेक्टर से बिलोंग करता है, थ्रस्ट सेक्टर में इन्होंने करीब 26, मैन्युफैक्चरिंग में शायद मेरे हिसाब से 26 है और लिस्ट काफी बड़ी है वो, तो स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि पहली बार ऐसी हमने पॉलिसी बनाई है जिसमें नंबर ऑफ जो थ्रस्ट सेक्टर हैं उनकी क्वांटिटी जो है सबसे ज्यादा इसी पॉलिसी में रखी गई है रिप्स 2019 में। सर्विस सेक्टर की बात करें तो टूरिज्म है, हेल्थ केयर है और भी काफी जो सर्विसेज है वो उसमें थ्रस्ट सेक्टर में रखी गई है। अब थ्रस्ट सेक्टर को लेकर के एक बात आती है कि साहब थ्रस्ट सेक्टर में जो आइटम्स इन्होंने रखे हैं वो करीब 26 के आसपास है। एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर आज चूंकि मेरे को बोलना है तो मैं एग्रो प्रोसेसिंग, डेयरी और इन सब के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहूंगा। एग्री प्रोसेसिंग के सेक्टर में साहब ये पॉलिसी बोलती है कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 5 करोड़ रुपए का। अब 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर होगा तब जाकर के वो जो क्लाइंट होगा उसको इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी मिलेगी और उसको जो उसने प्लांट और मशीनरी के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी। अगर यही बात हम हैंडीक्राफ्ट आइटम की बात करें तो हैंडीक्राफ्ट आइटम में 25 लाख रुपए की जो है प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। डेयरी सेक्टर की बात करें तो डेयरी सेक्टर के अंदर 5 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब ये सब कंडीशंस जो है ये कोई जरूरी नहीं कि आम आदमी कर पाए। आप और मैं एक एग्जांपल लें कि अगर कोई इन्वेस्टर या अगर कोई क्लाइंट अपने पास में आता है और वो क्या कहता है कि साहब मैं 30 लाख या 50 लाख रुपए लगा करके एक छोटी यूनिट स्टेब्लिश करूंगा तो क्या मुझे इंटरेस्ट के ऊपर बेनिफिट मिलेगा या क्या मुझे प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो मैं खर्च करूंगा उसके ऊपर बेनिफिट मिलेगा? तो अगर रिप्स की बात करें तो हमारा आंसर जो होगा वो नेगेटिव रहेगा कि नहीं भैया, रिप्स की जो स्कीम है वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को लेकर के 5 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट मांगती है। प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है मिनिमम 5 CR का होना चाहिए। आपका तो 25 लाख से 50 लाख रुपए का है, यानी कि छोटे क्लाइंट को रिप्स में चाहे इंटरेस्ट की बेनिफिट हो चाहे प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की बेनिफिट हो, ये नहीं दिए जा रहे हैं। अब रिप्स के बेनिफिट जो है हमने जो बताया, कन्वर्जन कॉस्ट आपकी फ्री हो गई, लैंड टैक्स अपन ने नहीं दिया, स्टैंप ड्यूटी से अपने को वेवर मिला, मंडी टैक्स से वेवर मिला, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से अपने को वेवर मिला। तो ये तमाम अपन ने बेनिफिट्स जो है रिप्स से उठाए हैं। अब मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा आज के मेन टॉपिक के ऊपर जो कि अपना एग्री पॉलिसी के ऊपर है।
राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस एंड एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम 2019। दोस्तों, इस स्कीम को हम आज लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि रिप्स में तो अगर हमें हमारे क्लाइंट को इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी दिलानी है तो उस केस में हमें उसका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ होना चाहिए। नया क्लाइंट अगर मान लो 5 करोड़ का नहीं है, वो 25-50 लाख रुपए लगा करके छोटी कैपेसिटी से काम करना चाह रहा है, तो उसके लिए आज का टारगेट है कि मैं आपको बता पाऊं कि उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस एंड एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम 2019। दोस्तों, अगर हमारा कोई क्लाइंट अपने पास में आता है तो हमें उसको बेनिफिट दिलाने हैं रिप्स 2019 की, जिसमें पहली बात तो ये कि उसका कन्वर्जन वगैरह माफ हो जाएगा, उसको जीएसटी में बेनिफिट मिल जाएगा। और जो इंटरेस्ट की सब्सिडी का बेनिफिट की बात आती है या प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर बेनिफिट की बात आती है, तो उसके लिए हम उसको ये पॉलिसी बताएंगे, क्योंकि इस पॉलिसी में कहीं भी कोई शहरी या ग्रामीण के ऊपर कोई भेद नहीं किया गया है। आपकी यूनिट अगर अर्बन एरियाज में लगती है या फिर रूरल एरियाज में लगती है, इसमें किसी भी तरह का जो है डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। डिफरेंशिएट करने का एक ही पैरामीटर रखा है कि अगर आप फार्मर हैं या आप नॉन फार्मर हैं। और फार्मर के लिए आपको पता है कि अगर एग्रीकल्चर लैंड आपके पास में है तो आप फार्मर की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि इतने अट्रैक्टिव इसमें बेनिफिट्स हैं जो अगर हम अपने क्लाइंट को दिलाएं तो ये काफी अपने लिए भी काफी बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों, पहली बात तो ये कि इंटरेस्ट सब्सिडी की बात करें तो इंटरेस्ट सब्सिडी जहां पर रिप्स में 5% की रेट पे मिल रही है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इंटरेस्ट सब्सिडी 5% पे मिल रही है। वो भी कब मिल रही है? जब अपना प्रोजेक्ट 5 करोड़ को क्रॉस करता है प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो एग्री प्रोसेसिंग पॉलिसी है, इसमें ये कहा गया है कि भैया अगर आपका 25-50 लाख रुपए का भी प्रोजेक्ट है तो इसमें अगर आप फार्मर हैं तो उस परिस्थिति में 7% की रेट के ऊपर आपको जो है इंटरेस्ट के ऊपर सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। और अगर आप फार्मर नहीं हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो सब्सिडी होगी वो 5% रहेगी। तो 5% अपन ने इंटरेस्ट की सब्सिडी ले ली। इसमें हालांकि मैक्सिमम कैप जरूर है। किसान के लिए जो मैक्सिमम कैप है वो है 50 लाख रुपए का, यानी कि 50 लाख रुपए का अगर आपका है तो आप उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। और दूसरी बात ये है, जो नॉन फार्मर्स हैं उनके लिए ये जो लिमिट है वो है 1 करोड़ रुपए की, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर जो सब्सिडी होगी वो 5% की रेट पे दी जाएगी। इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि नॉर्मली हम जब बैंकर के पास में जाते हैं तो बैंक हमें कहता है कि भैया 9.5 से 10% की रेट पे हम फाइनेंस करवाते हैं। तो 9.5 से 10% की रेट पे हमने फाइनेंस करवाया, जिसमें से स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी आ रही है फार्मर के केस में 7% और नॉन फार्मर के केस में 5%। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो इफेक्टिव कॉस्ट जो होती है वो काफी कम हो जाती है पैसा लेने के लिए। तो हमारे प्रोजेक्ट में जो हमने लैंडिंग करवाई है, जो हमने उसको फंडिंग करवाई है, उसकी जो कॉस्ट होती है इंटरेस्ट की वो काफी कम हो जाती है। अब दूसरी बात करें प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, जो उस बंदे ने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर भी काफी अच्छे अट्रैक्टिव बेनिफिट्स हैं। हालांकि मेरे पास में पूरी पॉलिसी है स्कीम की, लेकिन चूंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए अपने को कि बेनिफिट्स क्या है, उसके बाद में हम उसको आगे डील करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम फार्मर हैं तो हमने जितना पैसा नई प्लांट और मशीनरी के ऊपर लगाया है उसके 50% की अपने को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, और इसमें मैक्सिमम जो सीमा है वो है 1 करोड़ रुपए की। और दूसरी बात, अगर हम नॉन फार्मर्स हैं तो उस परिस्थिति में जो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हमने जो इन्वेस्ट किया है उसके 25% की हमें सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, और मैक्सिमम सीमा है इसमें 50 लाख रुपए की। यानी कि अगर मैं बात करूं कि हमारा क्लाइंट अगर फार्मर है, वो 50 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी लगाता है, नया प्लांट एंड मशीनरी उसने अगर लगाया है, तो उस परिस्थिति में हम उसको उसके 50% का बेनिफिट दिला सकते हैं। अगर वो नॉन फार्मर है तो उस केस में हम उसको 25% का बेनिफिट दिला सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ अच्छे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से ये काफी जो स्कीम है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि इस स्कीम की जो डेफिनेशन है, जो इसका एरिया है वो भी काफी वाइड है। जो एग्री प्रोसेसिंग की अगर बात आती है तो उसमें यह है कि एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस होता है उसकी प्रोसेसिंग जिस तरीके से की जाती है वो सारे सेक्टर्स इसमें इंक्लूड है। फूड प्रोसेसिंग की जो यूनिट्स हैं उनको भी इसमें काफी अच्छे बेनिफिट्स दिए गए हैं। तो फूड प्रोसेसिंग का जो डेफिनेशन है वो भी इन्होंने काफी वाइड कर रखा है। फूड प्रोसेसिंग की अगर जहां तक हम बात करें तो फूड प्रोसेसिंग में जो डेफिनेशन दी हुई है वो ये कहती है कि कोई भी ऐसा यूनिट आप लगाते हो जिसमें रॉ मटेरियल के रूप में आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यूज में लेते हो, और आपका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एक एडिबल प्रोडक्ट बनता है। इसमें डेयरी भी शामिल है, जिसमें आप कोई मसाला की फैक्ट्री लगाते हो वो भी शामिल है, आप कोई ऑयल मिल लगाते हो वो भी शामिल है, आप कोई दाल मिल लगाते हो, सब कुछ इसमें जो है बेकरी वगैरह सब कुछ इसमें शामिल कर रखा है। और जो एग्रीकल्चरल की जो पॉलिसी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की जो पॉलिसी है वो भी इन्होंने काफी वाइड रखी है।
इसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हर्बल और मेडिसिनल प्लांट, फिशरीज वगैरह, पोल्ट्री, डेयरी, सबको इन्होंने शामिल किया गया है। अब दोस्तों मैं आपको जो इसकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है स्क्रीन शेयर करके आपको बता रहा हूं कि वो पॉलिसी क्या है। दोस्तों ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का पॉलिसी है जिसको दिसंबर 12 2019 से इन्होंने एप्लीकेबल किया था, और इस पॉलिसी का जो नाम है वो है राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग एग्री बिजनेस एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। दोस्तों पहला प्रश्न ये आता है कि कोई भी पॉलिसी अगर स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आ रही है तो उसका टारगेट क्या है उस पॉलिसी को लाने का। तो उस पॉलिसी को लाने का सबसे बड़ा हमारे स्टेट गवर्नमेंट का टारगेट यही है कि वो हमारे राजस्थान स्टेट को एक इन्वेस्टर्स की एक चॉइस बनाना चाहते हैं, प्रोसेसर्स और एक्सपोर्टर्स की चॉइस बनाना चाहते हैं कि वो लोग राजस्थान में आए, अपना पैसा इन्वेस्ट करें, यहाँ पे यूनिट स्टेब्लिश करें, और यहाँ के जो किसान हैं उनको भी अपनी जो उपज है उसका अच्छा दाम मिले, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अपने जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है राजस्थान में उसके लिए उन्हें अच्छा बेनिफिट मिले। तो ये जो पहला जो पैराग्राफ है स्कीम का नोटिफिकेशन के जरिए, इसे में ये दे रखा है कि इन ऑर्डर टू मेक राजस्थान एज ए प्रोडक्शन एंड सप्लाई हब of processed agricultural product and a destination of choice for investors, processors and exporters, Rajasthan Agro Processing, Agri Business and Agri Export Promotion Policy 2019 has been approved by government. Now to attain the objective of policy, the state government of Rajasthan in public interest hereby issue Rajasthan Agro Processing, Agri Business and Agri Export Promotion Scheme 2019। दोस्तों इसमें हम आगे अगर बात करें कि ये स्कीम कब तक एप्लीकेबल रहेगी, तो जिस दिन से ये स्कीम उन्होंने लॉन्च की थी दिसंबर 2019 से, तब से यूनिट्स को हम लोग बेनिफिट दिलवा रहे हैं, और इसका हर साल रिव्यू किया जाएगा। जैसे 2021 में इसका रिव्यू किया जाएगा, और जो स्कीम है वो स्कीम 2024 तक यानी 31 मार्च 2024 तक एप्लीकेबल रहेगी। डेफिनेशन के पार्ट पे अगर हम बात करें तो कुछ 2-3 डेफिनेशन हमें लेनी है। इसमें तो हालांकि काफी डेफिनेशंस दे रखी है, लेकिन जो मेन डेफिनेशन है वो ये है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का क्या मतलब है। तो सर ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का मीन्स है कि प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एरोमेटिक, हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट, फिशरीज, पोल्ट्री, एग्रीकल्चरल, डेयरी एंड शेयर इंक्लूड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक बेस्ड प्रोडक्ट। यानी कि अगर आपको इस स्कीम का बेनिफिट लेना है, अगर आपको इस स्कीम का बेनिफिट लेना है तो उस केस में अगर इन सब चीजों में हम लोग डील कर रहे हैं तो ये पॉलिसी हमारे लिए काफी फायदेमंद हो सकती है, हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद में सर हम बात करते हैं अगली, एग्रो प्रोसेसिंग का क्या मतलब है। मतलब चूंकि इस पॉलिसी में एग्रो प्रोसेसिंग शब्द काम में लिया गया है, तो एग्रो प्रोसेसिंग का क्या मतलब है। एग्रो प्रोसेसिंग मींस प्रोसेसेस दैट यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्री वेस्ट एंड इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स इन अ मैनर दैट देयर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन इन द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। यानी कि एग्री प्रोसेसिंग में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो भी आप प्रोसेसिंग करोगे वो सारी की सारी जो प्रोसेसिंग होगी वो एग्रो प्रोसेसिंग को डिफाइन डेफिनेशंस में शामिल मानी जाएगी। इसके बाद में हम बात करें कि साहब ये फार्मर की क्या डेफिनेशन होगी। फार्मर की डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सब्सिडी लेने के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे तो उस केस में वो लोग हमें पूछेंगे कि साहब आप फार्मर हो या नॉन फार्मर हो। तो फार्मर का डेफिनेशन है, फार्मर मीन्स ए पर्सन एक्टिवली इंगेज्ड इन द इकोनॉमिक और लाइवलीहुड एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स and producing other primary agricultural commodities। It means practical अगर हम बात करें कि अगर आपके नाम से कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड की जमाबंदी अगर आपके पास में है तो आप फार्मर हैं, और आप फार्मर होने की वजह से इस स्कीम में जो बेनिफिट्स दिए हुए हैं उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि साहब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो इसका मतलब है कि अगर हम कंपनी कोई बनाते हैं, फार्मर्स मिलकर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो उसी को जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी दिया हुआ है। अब इस केस में हम चाहें तो हम एक सोसाइटी भी बना सकते हैं फार्मर्स की, तो भी सेम बेनिफिट मिलने वाले हैं, और अगर हम कंपनी बनाए तो कंपनी के केस में भी सेम बेनिफिट हमें मिलने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं साहब फूड पार्क क्या होगा। तो फूड पार्क मीन्स एन एरिया वेयर मार्केट इज प्रोवाइडेड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट।
by bringing together farmers, aggregators, processors, distributors and retailers at one place. It shall also include mega food park being set up under the scheme of Government of India. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फूड पार्क बना रखे हैं उनके अलावा ऐसा कोई भी प्लेस जो उन्होंने डेवलप किया है जहां पे फार्मर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स या रिटेलर्स है, यानी कि जो सप्लाई करने वाला है और जो लेने वाला है, उन दोनों को एक प्लेस के ऊपर लाने के लिए जो पार्क डेवलप किए हुए हैं उन्हीं को फूड पार्क की डेफिनेशन में उन्होंने शामिल किया हुआ है। उसके बाद में हम बात करें साहब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर क्या होगा, क्योंकि इसके बारे में लोग काफी क्वेरी करते हैं। तो इसका मतलब है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर मींस द सेक्टर comprising enterprises engaged in such manufacturing processes in which raw product of agriculture, animal husbandry or fisheries is transformed to make it edible for human consumption. आप अगर कोई बेकरी लगाते हैं या फिर एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कोई आप डेयरी का प्लांट लगाते हैं जहां पे आप पास्चुराइजेशन, चिलिंग और पैकेजिंग करते हैं, या आप पनीर, मक्खन, घी कुछ भी बनाते हैं, या आप फिशरीज से रिलेटेड कोई भी वर्किंग करते हैं और फिशरीज को आप डेवलप करके ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कोई एडिबल आइटम बनाते हैं, तो उस परिस्थिति में इसका बेनिफिट आपको इस स्कीम में मिल सकता है। अब दोस्तों एक बात आती है कि जब हम कैपिटल सब्सिडी लेने जाएंगे डिपार्टमेंट के पास में, तो वो हमें कहता है कि भैया आपको जो आपने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट किया है उसका हम 50% फार्मर्स के केस में और नॉन फार्मर्स के केस में 25% देंगे। तो वहां पे इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? तो ये डेफिनेशन हमें बताती है कि इन्वेस्टमेंट और एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या हैंगे, EFCI क्या होगा। तो EFCI मींस द इन्वेस्टमेंट मेड इन रिक्वायर्ड न्यू बिल्डिंग, न्यू प्लांट एंड मशीनरीज and other related fixed assets required to manufacture any product or render services up to the date of commencement of commercial production। यानी कि कमर्शियल प्रोडक्शन की डेट के पहले जो भी हम लोग ये चाहे बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, कोई शेड बनाएंगे, कोई भी वेयर हाउस बनाएंगे, कोई प्लांट मशीनरी लेकर के आएंगे, तो वो सारी चीजें हमारा एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट शामिल किया जाएगा और उसका 50% जो है हमें गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर के केस में और 25% नॉन फार्मर के केस में सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। सर्विस एंटरप्राइजेस की बात जहां तक आती है, तो सर्विस एंटरप्राइजेस में मींस एन एंटरप्राइजेस इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज सच एज वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज सर्विस, ई मार्केटिंग, ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, असाइनिंग एंड अदर सर्विसेज एज डिफाइंड इन APMC एक्ट। यानी कि अगर आप कोई ऐसी यूनिट लगाते हो जहां पे आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का ग्रेडिंग करते हो अलग अलग ग्रेड के हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपने कोई गेहूं की सोर्टिंग मशीन लगाई जिसमें आपने दाने के हिसाब से, उसके कलर के हिसाब से उसको अलग अलग तरीके से ग्रेडिंग करके अलग अलग बैग में पैक करके आप उसको सेल कर रहे हैं, या फिर आप जैसे कई लोग करते हैं कि मूंगफली के केस में जो मूंगफली के दाने होते हैं उनको आप अलग अलग तरीके से सेट करके जिस हिसाब का आपका माल है उस तरीके से आप उसकी सेल करते हैं, तो ये सब चीजें इसमें जो है शामिल मानी जाएगी। आप कोई वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं या आपने कोई कोल्ड स्टोरेज डेवलप कर रखा है जहां पे किसान या कोई भी आपके स्टोरेज पे माल रखते हैं और आपकी रेंट की इनकम देते हैं, तो ये जो सेक्टर होगा ये सर्विस एंटरप्राइजेस में शामिल होगा और इनको भी इस स्कीम में बेनिफिट दिए जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों स्टेट लेवल जो सैंक्शनिंग मॉनिटरिंग कमेटी है, ये दो तरीके की कमेटी होती है, एक स्टेट लेवल पे होगी और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। अगर हमारे सब्सिडी का अमाउंट कंपैरेटिवली कम है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी फाइलें पास होगी, और अगर बड़ा है तो उस केस में जो है स्टेट लेवल के ऊपर हमारा फाइल जाएगा और वहीं से हमारे अप्रूवल मिलेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस की बात MSME सेक्टर को लेकर के जो आती है, तो जो नई स्कीम अभी गवर्नमेंट ने ऑफ इंडिया ने जो MSME का नया डेफिनेशन दिया है जिसमें टर्नओवर को उन्होंने शामिल किया है और मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ में सर्विस को भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया और उसमें किसी तरह का चाहे इन्वेस्टमेंट को लेकर के चाहे टर्नओवर को लेकर के कोई उसमें डिफरेंशिएट नहीं किया है, तो वो जो नया जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन हमारे लिए यहाँ पे कारगर रहेगा और वही हमें यहाँ पे काम में लेना है। अब बात करते हैं साहब सब्सिडी जो होगी वो किसको मिलेगी। जैसे कई बार सवाल आता है कि साहब मैं इंडिविजुअल काम करूंगा तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, या मैं पार्टनरशिप में या कंपनी में या सोसाइटी में रहूंगा तो भी मुझे बेनिफिट गवर्नमेंट देने को रेडी है। तो इसमें अगर हमारा फार्मिंग कुछ भी तरह का होगा तो हमें बेनिफिट जरूर मिलेगा, चाहे हम इंडिविजुअल्स हैं, जैसे इसमें दिखा रखा है इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ फार्मर्स और ग्रोवर्स, FPO मतलब फार्मर्स प्रोड्यूसिव ऑर्गेनाइजेशन करके जो है, या फिर जो कंपनी आपने क्रिएट की है तो वो FPC होगी, रजिस्टर्ड अंडर रेस्पेक्टिव कंपनी एक्ट और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। सोसाइटी आपने क्रिएट की सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में तो वो भी यहाँ पे अलाउड है। पार्टनरशिप फर्म्स हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, LLP है, कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। कहने का मतलब ये है कि अभी अगर हमारा कोई क्लाइंट अगर प्राइवेट लिमिटेड बना करके काम कर रहा है या फिर
अपनी पार्टनरशिप फॉर्म बना करके काम कर रहा है या फिर इंडिविजुअल तरीके से काम कर रहा है, तो इसमें किसी भी तरह का डिफरेंशिएट नहीं किया है, सबको ये बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट देने के लिए रेडी है। एलिजिबल सेक्टर की बात करें तो वो इस स्कीम में एनेक्चर 1 में दे रखे हैं। एनेक्चर 1 हम इसके जो अपनी ये जो पीपीटी है इसके लास्ट में दिया हुआ है एनेक्चर 1, वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। एनेक्चर 1 है और जो इनएलिजिबल सेक्टर है वो एनेक्चर 2 में है। तो इनएलिजिबल सेक्टर की जो लिस्ट है वो काफी छोटी है, उसमें मोस्टली टोबैको प्रोडक्ट हैं और प्लास्टिक के आइटम है, इस तरह के जो मीट प्रोडक्ट हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। बाकी जो एलिजिबल सेक्टर वो कंपैरेटिवली काफी वाइड है, वो हम उसको आगे देखेंगे। अब बात आती है कि साहब इनएलिजिबल आइटम कौन से होंगे, मतलब हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी लेकर के आए तो उसमें कौन कौन से आइटम्स होंगे जो इनएलिजिबल रहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट टाइम पे बोल दे कि साहब हम इसका बेनिफिट नहीं देंगे, तो वो उन्होंने पहले ही यहाँ पे एनेक्चर 3 में डाल दिया है। यानी कि आपने कोई पुरानी किसी से मशीन खरीद ली, उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। कोई पुराना शेड या पुराना आप कुछ मतलब वर्किंग में ले रहे हो, कुछ भी पुराना बिल्डिंग या, तो उसका बेनिफिट हमें इसमें नहीं मिलेगा। तो इनएलिजिबल आइटम्स जो है वो हमें एनेक्चर 3 में दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि सर सब्सिडी क्या रहेगी। तो ये जो पॉइंट है कि वेरियस सब्सिडी और इंसेंटिव्स अंडर दिस स्कीम शैल बी गाइडेड बाय द फॉलोइंग बेसिक क्राइटेरिया। क्या रहेगा, तो एन एंटरप्राइजेज अवेलिंग कैपिटल इंटरेस्ट एंड फ्रेट सब्सिडी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर सिमिलर बेनिफिट इन एनी ऑफ द अदर स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये जो लाइन है काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप वापिस एक बार इस चीज को रीड कीजिए। एन एंटरप्राइजेज अवेलिंग कैपिटल इंटरेस्ट एंड फ्रेट सब्सिडीज शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर सिमिलर बेनिफिट्स इन एनी ऑफ द अदर स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट लिया है तो आप स्टेट गवर्नमेंट की कोई दूसरी बेनिफिट नहीं ले सकते। यानी कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का बेनिफिट तो ले सकते हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। उसके बाद में पार्ट बी जो आता है वो ये कहता है द बेनिफिट्स इन एनी ऑफ द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ओनली बी अवेल्ड साइमल्टेनियसली वेयर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द रिलेवेंट क्लॉज गिवन बिलो। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको डिनाई करती है कि आपने स्टेट में बेनिफिट लिया है तो आप नहीं ले सकेंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल हैं बेनिफिट लेने के लिए। सी जो पार्ट है वो ये कहता है कि वेरियस इंसेंटिव्स और असिस्टेंस अवेलेबल फॉर एनी कंपोनेंट एज डिस्क्राइब्ड एट पॉइंट सी एंड डी बिलो कैन बी टेकन इन एनी वन ऑफ द स्कीम ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि सी और डी जो नीचे हम रीड करेंगे उसमें या तो आप सेंटर का बेनिफिट ले सकते हो या फिर आप स्टेट का बेनिफिट ले सकते हो। तो अब बात करते हैं कि साहब कौन कौन से बेनिफिट्स इसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी सबसे पहले आती है, उसमें एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आपका होगा ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ सब्सिडी विल बी कैलकुलेटेड ऑन द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज अप्रेज्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एलिजिबल कंपोनेंट एज सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हिचएवर इज लोअर सब्जेक्ट टू द सब्सिडी सीलिंग एज वेल एज ओवरऑल सीलिंग गिवन बिलो। तो नीचे जो चार्ट दिया गया है वो चार्ट हमें देखना है और जो प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रेज करेगा या जो हम लोग जो सर्टिफिकेट इशू करेंगे उसमें जो भी लोअर फिगर होगा वो दिया जाएगा, लेकिन ये जो सीलिंग है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। ये सीलिंग देख लेते हैं हम लोग एक बार। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के ऊपर जो सीलिंग है वो फार्मर्स के केस में रेट ऑफ सब्सिडी 50% है और सब्सिडी का जो सीलिंग है वो 1 करोड़ रुपए का है, 100 लाख रुपए का है। एंटरप्रेन्योर्स हैं अदर देन फार्मर हैं तो उस केस में सब्सिडी जो होगी वो रिड्यूस होगी 50% से 25% पे आ जाएगी और जो बेनिफिट होगा वो मैक्सिमम जो कैप है वो 50 लाख रुपए पे आ जाएगी। अगर कोई लोन का टॉपअप करवाया है तो उस केस में फार्मर्स को 10% का बेनिफिट मिलेगा सब्जेक्ट टू 1 करोड़ रुपए की मैक्सिमम कैप है इसके ऊपर। और अगर कोई एंटरप्रेन्योर है अदर देन फार्मर तो उस केस में 10% और 50 लाख रुपीस। अब इसमें ये जो रिमार्क है वो ये डाला है कि हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना या फिर MIDH या NHB के थ्रू अप्रूव्ड होना चाहिए, उसमें एलिजिबल होना चाहिए। तो यानी कि जब हम लोग हमारे क्लाइंट की स्टार्टिंग फेज में जुड़ेंगे तो हमें ये भी देखना है कि उसके प्रोजेक्ट को हमें कहाँ पे अप्रूव कराना है ताकि आगे जाकर के हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हर जगह पे हम उसको अगर नेसेसरी जहां पे भी रिक्वायरमेंट रहे वहां पे उसको अगर हम उसके प्रोजेक्ट का अप्रूव कराते हैं तो आगे किसी भी तरह की सब्सिडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब कुछ कंडीशंस यहाँ पे दे रखी है कि ऑल द सब्सिडीज शैल बी एक्सटेंडेड टू द प्रोजेक्ट सैंक्शन्ड बाय द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आफ्टर इशुएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन। यानी कि ये जो नोटिफिकेशन इशू है दिसंबर की डेट में, इस दिसंबर की डेट के बाद में अगर आपने कोई यूनिट चालू की या आपने फाइनेंसिंग करवाई है तो उस केस में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। सेकंड पॉइंट है द इनएलिजिबल आइटम्स और एक्सपेंसेस गिवन इन एनेक्सर 3 शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर रिकनिंग द एलिजिबल EFC। तो ये तो हम सबको पता है कि जो इनएलिजिबल आइटम होंगे वो डेफिनेशन के क्राइटेरिया से ही बाहर निकल जाएंगे, उसमें कोई बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कि सब्सिडी शैल बी क्रेडिट लिंक्ड रहेगी एंड बैक एंडेड रहेगी विद अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years एंड विल बी एक्सटेंडेड ऑन द यूनिट्स फाइनेंस्ड बाय RBI
रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड शेड्यूल्ड बैंक, मतलब 3 साल का लॉक इन उसका रहेगा सब्सिडी का, वो हम लोग विड्रॉ नहीं कर पाएंगे पैसा, बट हमारे अकाउंट में वो सब्सिडी आ जाएगी, उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है द सब्सिडी अमाउंट शेल बी कीप्ड बाय लेंडिंग इंस्टीट्यूशन इन ए सेपरेट सब्सिडी रिजर्व फंड एंड नो इंटरेस्ट शेल बी चार्ज बाय देम ऑन द अमाउंट इक्विवेलेंट टू द सब्सिडी रिसीव्ड बाय देम फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव। हमने मान लीजिए जो भी पैसा लिया है बैंक से लोन के रूप में, उसके ऊपर जो सब्सिडी आती है वो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास में यानी बैंक के पास में रहेगी। जो सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट इश्यू करेगी, रिलीज करेगी, उसका एक सेपरेट अकाउंट आएगा, उस रिजर्व फंड में पैसा रहेगा, और वो जो पैसा आया है उस पैसे के बराबर कोई भी इंटरेस्ट जो हमने लैंडिंग में ले रखा है, जो हमने एडवांस ले रखा है बैंक से, उसके ऊपर कोई तरह का इंटरेस्ट हमें नहीं देना है, क्योंकि पैसा जो है बैंक के पास में आ गया है। ये अदर मैटर है कि पॉलिसी फ्रेमिंग की वजह से पॉलिसी इस तरह की है कि वो हम उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बट पैसा बैंक के पास में आ गया तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। If the unit is entitled for capital subsidy in more than one scheme of state, the applicant can avail subsidy and concerned benefit in any one of the scheme। यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि आपको खूब सारी स्कीम्स में बेनिफिट ले रहे हो, आप चाहे सर्विस सेक्टर की हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हो, तो आपको डिसाइड करना है कि किसी एक में ही आपको बेनिफिट मिलेगा। No additional or top-up subsidy shall be allowed to units opting for any of the capital subsidy operational in the state। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कैपिटल सब्सिडी, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी को लेकर के थे। अब नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो इंटरेस्ट सब्सिडी को लेकर के आती है कि अगर एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं तो उस केस में हमें जो इंटरेस्ट सब्सिडी होगी वो 5% का मिलेगा, और सब्जेक्ट टू उसमें जो लीडिंग है इंटरेस्ट का जो सीलिंग है मैक्सिमम वो 50 लाख रुपए का है। बट अगर हम अपने प्लांट और मशीनरी के ऊपर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है वो भी ले रहे हैं और इंटरेस्ट की सब्सिडी भी ले रहे हैं, तो उस केस में दोनों सब्सिडीजों का जो टोटल होगा वो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं जाएगा। ये जो पॉइंट दे रखा है इसमें लास्ट जो कॉलम दे रखा है, मैक्सिमम कैपिटल इंटरेस्ट सब्सिडी जो होगी वो 1 करोड़ को क्रॉस नहीं करेगी। उसके बाद में कोई एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है, यानी कि आप कोई कोल्ड स्टोरेज ही डेवलप कर रहे हो जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप आप डेवलप कर रहे हो, वेयर हाउसिंग डेवलप कर रहे हो, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट सब्सिडी 5% है। और यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट सब्सिडी जो है उसका सीलिंग बढ़ के 50 की जगह 1 करोड़ हो गया है, और मैक्सिमम कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडी दोनों मिलकर के जहां ऊपर 1 करोड़ था वो यहाँ ऐड होकर के 1.5 करोड़ हो गया है। अगर हमारे क्लाइंट या किसी फंड उसमें इंडस्ट्री में ऑनरशिप SC/ST की है या वुमेन एंटरप्राइजेस है या फिर कोई यंग एंटरप्रेन्योर्स है जिनका 35 साल से नीचे का एज है, तो उनको इसमें 6% का बेनिफिट दिया जाएगा, और मैक्सिमम केप इसमें एग्रो प्रोसेसिंग में 50 और इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 करोड़ रुपए की रहेगी। अब ये कुछ एरिया वाइज बेनिफिट्स है, अगर आप कुछ पिछड़े हुए इलाकों में लगाते हो जैसे डूंगरपुर वगैरह है या दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि TSP और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल है, बांसवाड़ा वगैरह, तो वहां पे 6% का इंटरेस्ट बेनिफिट मिलेगा, 1% ऐड किया हुआ है। और अगर हम FPO या फार्मर्स वगैरह हैं तो उसमें 5 की जगह हमें 6% का बेनिफिट मिलेगा। Interest subsidy for all type of project for all categories of entrepreneurs shall be for a maximum period of 5 years or till the repayment of term loan whichever is earlier। यानी कि मैक्सिमम बेनिफिट हमें 5 साल तक का मिलेगा, लेकिन अगर हमारा लोन ही 3 साल का है तो बेनिफिट 3 साल तक ही लिमिटेड रहेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रिलेटेड है और इंटरेस्ट से रिलेटेड है। अब बात करते हैं कि जो फ्रेट की सब्सिडी है ये आपको लगेगी कि एक तरीके से ये आपको मलाई मिल रही है। मलाई का मतलब ये है कि बिजनेस आप कर रहे हो उसमें 50% पैसा गवर्नमेंट ने प्लांट एंड मशीनरी के लिए आपको दे दिया, आपने जो लोन लिया उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है इंटरेस्ट के ऊपर। उसके बाद में जब आपका माल जब बन के रेडी हुआ, आप उसको अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर डोमेस्टिक के एरिया में भी अगर आप उसको सेल कर रहे हो, तो आपको जो फ्रेट लग रहा है उस फ्रेट के ऊपर भी गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज कर रही है। दोस्तों आप ये चीज नोट कीजिए कि राजस्थान स्टेट कोई हिली एरिया नहीं है, राजस्थान स्टेट बिल्कुल प्लेन एरिया है और कंपैरेटिवली यहाँ ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, रोड वगैरह मतलब इतना ज्यादा खराब वाली पोजीशन नहीं है, कनेक्टिविटी भी अच्छी है। उसके बावजूद हमें ये बेनिफिट अगर गवर्नमेंट दे रही है तो निश्चित रूप से एक तरीके से मलाई वाला बेनिफिट है जिसको हम लोगों को लेना चाहिए। ये एक अच्छा अट्रैक्शन है जिसको अगर हम हमारे क्लाइंट को बताएं तो वो लोग भी अच्छा बेनिफिट इसमें ले सकते हैं। तो फ्रेट सब्सिडी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। तो दोस्तों ये जो फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स है इसमें 2 कैटेगरी करी है। एक तो होता है कि नॉर्मल प्रोडक्ट जो है अपने फ्रूट्स वगैरह के, दूसरा है कि हम अगर हमारा फ्रूट ऑर्गेनिक कैटेगरी का है तो उसमें थोड़ा बेनिफिट उन्होंने एक्स्ट्रा दिया है। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं एयर के थ्रू तो उस केस में एन एयर फ्रेट सब्सिडी ऑफ ₹5 per kg or 20% of actual freight paid whichever is less shall be provided. The maximum admissible subsidy shall be ₹10 lakh per beneficiary per year
फॉर a maximum period of 3 year, यानी कि 3 साल तक हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, 1 साल का मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा। और एयर फ्रेट की जहां बात है तो 5 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलेगा, या फिर एक्चुअल फ्रेट का जो हमने पेमेंट किया है एयर के थ्रू उसका 20% जो भी लो होगा वो बेनिफिट मिलेगा। तो ये बेनिफिट अपने आप में काफी अट्रैक्टिव है। जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे अपने क्लाइंट के लिए तब आपको पता लगेगा कि इस बेनिफिट का जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ करके आता है। दूसरा, अगर हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो जहां पे सिंपल प्रोडक्ट में 5 रुपए 1 केजी के थे, वहीं पे ये सब्सिडी बढ़ करके होती है 10 रुपए पर केजी की। और जहां एक्चुअल फ्रेट 20% था वो बढ़ के हो जाता है 40%। तो यहाँ पे एक तरीके से डबल बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट, विच एवर इज लेस टू ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹20 लाख per beneficiary per year for a maximum period of 5 years for exporting organically certified product। यानी कि जो बेनिफिट हमें नॉर्मल प्रोडक्ट पे 3 साल के लिए मिल रहे थे वही बेनिफिट यहाँ 5 साल के लिए मिल रहे हैं, और जस्ट डबल इसमें जो है क्राइटेरिया रखा गया है बेनिफिट का भी। तो यह है एक्सपोर्ट बाय एयर। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट बाय सी। तो एक्सपोर्ट बाय सी, जहाज के समंदर के थ्रू अगर हम अपने माल को ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो उस केस में सब्सिडी की जो रहेगी वो 25% रहेगी, a 25% subsidy on transportation charges up to a maximum of ₹500 per ton, whichever is less from purchasing area or mandi to port on surface transport, and from port to destination port or importer on sea transport, each shall be given separately. The maximum admissible subsidy shall be ₹10 lakh per beneficiary per year for a maximum period of 3 years। यानी कि अगर आप सी के थ्रू माल अपना भेजोगे तो जो सब्सिडी होगी वो ट्रांसपोर्ट चार्जेस के 25% की मिलेगी, या फिर जो 500 रुपए पर टन है, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसका बेनिफिट मिलेगा। और इसमें 2 तरीके की सब्सिडी आपको मिलेगी। एक तो आप परचेजिंग एरिया, जिस मंडी से आपने माल खरीदा या फिर अपनी जो खुद की क्रॉप है उसको आप पोर्ट तक लेकर के आते हो, वो बेनिफिट मिलेगा। प्लस पोर्ट से आप डेस्टिनेशन पोर्ट पे, आप जैसे मान लो कोई गल्फ कंट्री जा रहा है, सऊदी अरब जा रहा है, दुबई जा रहा है, तो वहां उस पोर्ट से उस सऊदी अरब या दुबई वाले पोर्ट तक जाने का जो भाड़ा होगा उसका भी बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट आपको यहाँ पे दे रही है। दूसरा जो बेनिफिट है, ए हायर सब्सिडी ऑफ 40%। ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है अब उनकी बात हो रही है कि ए हायर सब्सिडी ऑफ 40% ऑन ट्रांसपोर्ट चार्जेस अप टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹800 पर टन। यानी कि जहां 500 रुपए पर टन मिल रहा था बेनिफिट, वो बढ़ के अब हो गया है 800 पर टन, विच एवर इज लेस ऑन सरफेस ट्रांसपोर्ट from purchasing area or mandi to port and sea transport shall be given separately. The maximum admissible subsidy shall be ₹20 lakh per beneficiary per year for a maximum period of 5 years shall be given for exporting organically certified products। यानी कि अपने पंत कृषि भवन से हम उसको अगर ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड करवा लेते हैं तो जस्ट डबल बेनिफिट हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन या जो फ्रेट सब्सिडी है वो डबल रेट से हमें मिल रही है। अब कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हम रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स में देना होता है। जैसे कुछ हमारे क्लाइंट होते हैं जो कुछ पेरिशेबल आइटम्स में डील करते हैं, जैसे कोई बनाना है या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल्स है जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उनको रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स में हमें भेजना होता है। तो उस केस में व्हेन रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर एक्सपोर्ट, द मैक्सिमम एडमिसिबल सब्सिडी शैल बी ₹700 एंड ₹1000 पर टन फॉर सरफेस एंड सी ट्रांसपोर्टेशन रेस्पेक्टिवली। The subsidy shall be within the overall ceiling of 25% of actual transportation charges for inorganic and 40% of organic produce per annum. Maximum admissibly subsidy shall be ₹10 lakh for 3 years for inorganic and ₹20 lakh for 4 years for organic products। तो ये अपने आप में काफी अच्छा बेनिफिट है। अगर अपना प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है और वो अगर रेफ्रिजरेटेड कंटेनर के थ्रू जा रहा है तो ये एक एडिशनल बेनिफिट अपने को मिलेगा, और अगर वो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो अपने को अलग बेनिफिट मिलेगा। यानी ऑर्गेनिक में हमेशा बेनिफिट जो है वो ज्यादा है। अब बात करते हैं कि साहब फ्रेट सब्सिडी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस, मसालों के लिए इसमें कुछ अलग रेट्स वगैरह डिसाइड कर रही है। वो जो अभी हमने डिस्कस किया था वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए था। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मसालों के लिए। कई लोग क्या करते हैं सर, केरल से मसाले की प्रोसेसिंग यहाँ पे राजस्थान में करवाते हैं और उसके बाद में उसको प्रोसेस करके और फिर फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, तो स्पेसिफिकली उनके लिए है। या फिर राजस्थान में जैसे मान लो नागौर की मेथी फेमस है, तो उस मेथी को आपने कुछ प्रोसेस करके या उसको आप सेल कर रहे हैं तो उसको बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर हम सरफेस ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो 25% सब्सिडी ऑन एक्चुअल सरफेस ट्रांसपोर्ट चार्जेस अप टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹800 पर टन, विच एवर इज देयर फ्रॉम परचेजिंग एरिया टू द पोर्ट। और दूसरा, अगर सी ट्रांसपोर्ट है तो उस केस में ₹6000 पर कंटेनर। अब कंटेनर भी अलग अलग साइज के होते हैं, अगर 20 फीट का है या 20 मैट्रिक टन का है तो उसके ₹6000 मिलेंगे।
अगर डबल कैपेसिटी का है 40 फीट का है तो 12,000 रुपए के हिसाब से होगा, लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट होगी वो 800 रुपए पर टन की रहेगी, विच एवर इज लेस जो है उसके हिसाब से अपने को पेमेंट सब्सिडी के रूप में यहाँ पे मिलेगा। और इसकी मैक्सिमम जो लिमिट होगी वो 15 लाख रुपए पर बेनिफिशियरी पर ईयर, इसमें 3 साल तक बेनिफिट मिलेगा। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस अगर कुछ है, जैसे आप मान लीजिए अगर गेहूं भी उगाते हैं और वो ऑर्गेनिक नेचर का है आपका, जिसमें आप मतलब ऑर्गेनिक खाद वगैरह देकर के उसको प्रोड्यूस करते हैं, क्रॉप निकालते हैं, तो उसका अगर आप सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में सरफेस ट्रांसपोर्ट के केस में हायर सब्सिडी मिलेगी आपको 40% और एक्चुअल सरफेस ट्रांसपोर्ट चार्जेस अप टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹1,000 पर टन, विच एवर इज लेस फ्रॉम परचेजिंग एरिया मंडी टू पोर्ट। तो ये कुछ सरफेस ट्रांसपोर्ट है और इसके बाद में ये कुछ सी ट्रांसपोर्ट है। टाइम का थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए मैं स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काफी अभी हमें 2-3 टॉपिक और डिस्कस करने हैं, ये स्लाइड में आपसे शेयर कर लूंगा, तो आपको ये स्लाइड मिल जाएगी, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अब जो रॉ एग्री प्रोड्यूस है उसके बारे में भी, जो सरफेस ट्रांसपोर्ट है या जो सी ट्रांसपोर्ट है उसके बेनिफिट्स इसमें दे रखे हैं, कुछ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के बेनिफिट्स इसमें दे रखे हैं। अब बात करते हैं साहब डोमेस्टिक ट्रेड की। साहब हमारा तो बिजनेस ऐसा है कि हम तो जोधपुर में या जयपुर में कोई यूनिट लगाएंगे, या फिर जैसे कई लोग सोचते हैं कि साहब मैं तो कोई डेयरी प्लांट लगाऊंगा और उस डेयरी में जो भी दूध मतलब लगेगा, मतलब जो भी दूध पास्चुराइजेशन या फिल्टर या पैकेजिंग होगी, फाइनल फिनिश प्रोडक्ट होगा, उसको दिल्ली गुड़गांव भेज दूंगा सीधा सा। मैं कहीं लोकल ट्रांसपोर्ट, लोकल काम नहीं करूंगा, सीधा उसको दिल्ली गुड़गांव भेजूंगा। तो उन लोगों के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, या वो लोग जो अपने माल को 300 किलोमीटर से ज्यादा सेल आगे उनकी जो है सेल करते हैं, यानी कि इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं या फिर बाहर माल को भेज रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छे बेनिफिट्स हैं। तो उसमें बेनिफिट की बात है तो ये सरफेस ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी ऑफ 25% कंप्यूटेबल ऑन द बेसिस ऑफ रेल फ्रेट और एक्चुअल फ्रेट विच एवर इज लेस, यानी कि आपने ट्रक से माल भेजा, तो ट्रक से जो माल भेजा है उस फ्रेट को कंपेयर करना है रेल के फ्रेट से, दोनों में जो कम होगा उसको हमें बेनिफिट के लिए एप्लीकेशंस फाइल करनी होगी और उसका 25% हमें मिलेगा। अब ये मिलेगा हमें फ्रेश फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे और फ्लावर्स पे। shall be provided for transportation to other states and beyond distance of 300 kilometers. The maximum limit of subsidy shall be ₹15 lakh per beneficiary per year for a maximum period of 3 years. तो ये बेनिफिट्स जो है वो डोमेस्टिक ट्रेड के लिए हैं। अब बात करते हैं कि सर एडिशनल बेनिफिट हमें क्या मिलेगा। जब भी हम कोई यूनिट लगाते हैं तो क्लाइंट बोलता है कि सर बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, बिजली का बिल हमें मार देता है। तो साहब यहाँ पे ये बेनिफिट उसको दे रहे हैं। एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स हैं उसमें यह है कि इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कंसेशंस एंड एडॉप्शन ऑफ सोलर एनर्जी। 2 ऑप्शन है आपके पास में। अगर आप टेम्परेरी, जैसे मान लीजिए जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं, तो ये टैरिफ सब्सिडी एट द रेट ऑफ ₹1 पर kWh with a maximum of ₹2 lakh per year for a period of 5 years shall be reimbursed to all the eligible units availing capital subsidy under the scheme। यानी कि अगर आप कैपिटल सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं तो आप इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के लिए भी एलिजिबल हैं। ₹1 प्रति यूनिट आपके यहाँ पे कम हो गए हैं। ये एक अच्छा बेनिफिट, और इसमें मैक्सिमम जो सीमा है वो ₹2 लाख की है। अब अगर सोलर एनर्जी आप काम में ले रहे हैं तो उसमें आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। सोलर पावर प्लांट जो आप लगाओगे उसके 30% की जो कॉस्ट होगी वो स्टेट गवर्नमेंट बेयर करेगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 लाख रुपीज। तो ये अपने आप में काफी अच्छा बेनिफिट है पावर सेक्टर को लेकर के। सी पॉइंट है, एंटरप्राइजेस कैन अवेल बेनिफिट ऑफ आइदर ऑफ द above 2 assistance during a period of 5 years commencing from the date of commercial production operation for the of the unit। तो ये एक कंडीशन है कि इनमें 5 साल तक जो है हमें बेनिफिट मिलेगा। आगे जो है कि मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी यहाँ पे काफी बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट दे रही है कि सब्सिडी ऑफ 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग सैंपल्स ऑफ एग्री प्रोडक्ट ऑफ राजस्थान ओरिजिन अब्रोड फॉर टेस्ट मार्केटिंग। यानी कि आप कई बार ऐसा प्रोडक्ट होता है कि जैसे मान लीजिए आप अपने प्रोडक्ट को एज ए सैंपल सेंड करते हैं यूरोपियन कंट्रीज में या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके, कहीं पर भी आप उसको अगर बाहर भेजते हैं तो उस कंडीशन में आपको 50,000 रुपए मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिलेगा। फॉर 1 सैंपल टू 1 कंट्री शैल बी रिम्बर्स, आपको रिम्बर्स किया जाएगा। अगर आप कोई पेटेंट या डिजाइन का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस केस में भी जितनी आपकी फीस लगती है उसका भी रिम्बर्समेंट आपको होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक आपको रिम्बर्समेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। अगर हम कोई ISO सर्टिफिकेशन कराते हैं या क्वालिटी इंस्पेक्शन करवाते हैं तो जो कॉस्ट होगी उसमें भी हमें बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा और 2 लाख रुपए तक का ईच एंटरप्राइजेस पे हमें सर्टिफिकेशन के ऊपर बेनिफिट दिया जाएगा। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सपोर्ट, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सपोर्ट की जहां तक ये बात है कि जब भी कोई हमारे पास में आता है तो हम उसकी डिटेल DPR बनाते हैं। तो DPR बनाने के ऊपर जो खर्चा होगा उसका 50% या मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का जो बेनिफिट है स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको सब्सिडाइज करेगी। For agro processing or agri business enterprises which require specialized project report,
a subsidy of 50% of the cost of preparation of a DPR with a maximum of rupees 5 lakh during a period of 5 years shall be reimbursed and be released only after commencement of commercial operation by the unit. यानी कि जब आपका यूनिट स्टेब्लिश हो जाएगा, काम करना चालू कर देगा, उसके बाद में इस तरह के बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। अगर आप अपने स्टाफ को कोई ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं उसके लिए, तो उसमें भी आपको काफी सारे ये बेनिफिट्स जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाए जाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे, आप अपने प्रोडक्ट की कुछ उसमें क्वालिटी को लेकर के कुछ अच्छा उसमें डेवलप करना चाह रहे हो, तो उस केस में भी सब्सिडी जो होगी वो आपकी जो उसमें कॉस्ट लगती है उसका 50% या मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक बेनिफिट उसमें दिए जाएंगे। आप कुछ सर्वे या स्टडी कराते हो तो उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बेनिफिट इसमें है। अब फाइनेंशियल सपोर्ट सेक्शन जो मैकेनिज्म रहेगा वो ये है कि अगर आपका प्रोजेक्ट 1 करोड़ रुपए तक का है, अगर आपका प्रोजेक्ट 1 करोड़ रुपए तक का है तो उस केस में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका केस जो है वो सैंक्शन किया जाएगा। अगर आपका प्रोजेक्ट 1 करोड़ के बाहर का है तो उस केस में स्टेट लेवल कमेटी जो होगी वो जो है इसमें डील करेगी। इंटरेस्ट सब्सिडी है शैल बी सैंक्शन बाय द सेम कमेटी व्हिच इज सैंक्शन द कैपिटल सब्सिडी टू द प्रोजेक्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन। यानी जिसने अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपने सैंक्शन कराया है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ही आपको जो है सब्सिडी के लिए प्रोवाइड असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी, वही उसके ऊपर जो है अप्रूव करेगी। All the application for freight and transport subsidy shall be sanctioned by DLSC। यानी कि फ्रेट और ट्रांसपोर्ट सब्सिडी अगर हमें लेनी है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट पे जो ऑफिसर है वहीं से हमें मिलेगी। इंटरेस्ट सब्सिडी और फ्रेट सब्सिडी हमें क्वार्टरली रिम्बर्स होगा, यानी कि मंथली रिम्बर्स नहीं होगा या फोर्टनाइटली रिम्बर्स नहीं होगा, क्वार्टरली हमें क्लेम करना और क्वार्टरली ही हमें पैसा जो है वो स्टेट के द्वारा रिलीज किया जाएगा। इंटायर सब्सिडी और असिस्टेंस इंसेंटिव सैंक्शन प्रोसेस विल बी ऑनलाइन विद ए प्रोविजन ऑफ सब्सिक्वेंट सबमिशन ऑफ द हार्ड कॉपी ऑफ द application duly completed along with all relevant document to the member secretary of the concerning committee within a maximum period of 15 days of online submission। यानी कि ऑनलाइन सबमिशन डालना है और उसके बाद में जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके ऑफिस में विदिन 15 डेज ऑफ ऑनलाइन सबमिशन हमें प्रस्तुत करने होंगे और कंसर्न कमेटी होगी जो 60 डेज में अपने केस को डिस्पर्स करेगी। ये एक टाइम लिमिट यहाँ पे कैप डाली हुई है कि 60 डेज में जो कमेटी होगी अपने केस को जो है अप्रूव करेगी या फिर उसके ऊपर कोई भी अगर कोई शॉर्टकमिंग्स है तो उसके बारे में हमें बताएगी। अब सब बात करते हैं कि साहब कौन सा डिपार्टमेंट होगा जो नोडल एजेंसी होगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसमें नोडल एजेंसी नोडल डिपार्टमेंट है और नोडल एजेंसी जो है वो RSAMB है, राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड जो है वो इसमें नोडल एजेंसी का काम करेगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हमें फुलफिल करनी है। द एंटरप्राइज अवेयरिंग द अंडर दिस स्कीम शैल कंप्लाई विद ऑल द स्टेटरी लॉज, मतलब स्टेट के जो भी लॉज हैं अपने वो सारे इनको फॉलो करने होंगे। किसी भी तरह की कोई कंडीशन को ब्रीच करेंगे तो ये हमें इंटरेस्ट के साथ में जो पैसा हमने उनसे लिया है, जो बेनिफिट्स उनसे लिए हैं, वो 12% की रेट से वापस रिकवरी उसमें होगी। कोई भी रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अगर डिपार्टमेंट की तरफ से हमसे हुआ है तो वो भी उसमें किया जा सकेगा। कुछ अपील्स के इसमें कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस का भी राइट थोड़ा बहुत इसमें दे रखा है। तो ये जो बेनिफिट हैं ये मैंने आपको बताए हैं दोस्तों। अच्छा, एलिजिबल सेक्टर्स की बात जहां हमने स्कीम के शुरू में बात की थी कि साहब इस स्कीम में बेनिफिट किस किस को मिलेगा, तो बेनिफिट एग्रो प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस और एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम 2019 में आप ध्यान से देखिएगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्रोसेसिंग, स्पाइस प्रोसेसिंग, सीरियल्स एंड अदर कंज्यूमर फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोसेसिंग, ऑयल सीड्स की प्रोडक्ट्स हैं तो उनका भी बेनिफिट मिलेगा। राइस या फ्लोर मिल, पल्स प्रोसेसिंग, हर्बल मेडिसिन, फ्लावर एंड अरोमेटिक प्रोडक्ट्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हनी प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग, मीट अदर देन बीफ, गाय के मांस को छोड़ के अगर मीट प्रोडक्ट भी लगाया है तो उसमें भी बेनिफिट दिया जाएगा। पोल्ट्री फिशरी प्रोसेसिंग है तो उसको बेनिफिट दिया जाएगा। कैटल फीड मतलब खल वगैरह बनाते हो या फिर अदर कुछ कैटल के खाने के लिए कुछ बनाते हो वो भी आपको बेनिफिट इसमें दिया जाएगा। पोल्ट्री फीड या फिश मिल्स बनाते हो तो भी बेनिफिट है। नॉन एडिबल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस प्रोसेसिंग, अदर सच एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट जो उनको लगता है कि प्रिपेयरिंग फॉर फूड फ्लेवर्स एंड कलर्स, एग्री वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट, कलेक्शन और एग्रीगेशन सेंटर्स, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड इरेडिएशन, प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह जो है इनको सबको जो है बेनिफिट इसमें दिए जाएंगे। इन एलिजिबल सेक्टर्स की अगर बात करें तो अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा किया है जिसमें टोबैको मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट हो रहा है या पान मसाला कंटेनिंग टोबैको गुटखा अगर में डील कर रहे हैं हम लोग तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्टैंड अलोन बॉटलिंग प्लांट अगर अपने लगाया है तो भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बीफ मीट प्रोसेसिंग पहले आ चुका है, इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, प्रोडक्शन ऑफ मिनरल वाटर एंड अदर बोटेल्ड और पाउच्ड वाटर्स अगर हम बनाते हैं कोई बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं देने वाली है। मैन्युफैक्चरिंग और साइजिंग ऑफ वुड, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्नीचर एंड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम वुड एंड कॉर्क तो बेनिफिट नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ फायरवुड एंड चारकोल एंड अदर प्रोसेसिंग यूनिट डिस्चार्जिंग टॉक्सिक इफ्लुएंट विदाउट हैविंग इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, तो ये कुछ
इनएलिजिबल सेक्टर्स है जहां पे कोई बेनिफिट हमें स्टेट के द्वारा नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि सर ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट है जहां पे हम लोग एलिजिबल नहीं होंगे कैपिटल सब्सिडी के लिए, या ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज होगी जो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी में काउंट नहीं होगी। तो वो आएगा साहब कॉस्ट ऑफ लैंड, या आपने इसको डेवलप कराने के ऊपर जो खर्चा किया है वो इसमें नहीं आएगा। प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस अगर आपने कुछ किए तो वो नहीं आएंगे। इसके अलावा कोई सिविल वर्क आपने किया, जैसे कंपाउंड वाल आपने बनाई, अप्रोच रोड किया, एडमिनिस्ट्रेटिव और रेजिडेंशियल बिल्डिंग आपने बनाई, रेस्ट रूम या गेस्ट हाउस बनाया, कैंटीन बनाया, लेबर का रेस्ट रूम है, सिक्योरिटी गार्ड रूम है, कंसल्टेंसी फीस किसी को भी दी, चाहे हमें दी, चार्टर्ड अकाउंटेंट को दी, या व्हाटएवर किसी भी प्रोफेशनल को दी, वो इसमें नहीं आएगी। और नॉन टेक्निकल सिविल वर्क आपने कुछ कराया है जो नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू कोल्ड चेन और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोडक्शन यूनिट से डायरेक्टली लिंक नहीं है, तो इसमें कोई बेनिफिट स्टेट का नहीं मिलेगा। The following item of plant and machinery, कोई margin money, working capital, contingency, fuel, consumable, AC, ducting, furniture, transport vehicles, other than refer truck, van और refrigerated carrier, insulated vans, etc. कोई second hand machine लेके आते हैं, कोई benefit नहीं है। All type of service charges है, पेंटिंग कराई है मशीन के ऊपर, सीसीटीवी कैमरा, कंसल्टेंसी फीस, स्टेशनरी के आइटम, और प्लांट एंड मशीनरी नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू कोल्ड चेन और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, इनका कोई भी बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। यहाँ पे कुछ जो पैसा हमने लगाया है वो पैसा, उसका हमें कोई सब्सिडी, उसकी सब्सिडी के लिए पैसा काउंट नहीं होगा। तो ये यानी कहना मतलब ये है कि अगर हम कोई नई मशीन लेकर के आते हैं, उस मशीन, और वो भी मशीन अगर डायरेक्टली इसमें एलिजिबल होती है, तो उस केस में हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब दोस्तों उसके बाद में जो सेकंड आज का टॉपिक है वो मैं लेना चाहूंगा, ये स्टेट गवर्नमेंट का ही पॉलिसी है। हाँ, ये इसमें फ्रेंड्स अगला जो अपना बेनिफिट है वो है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इस योजना में हमें 1 करोड़ रुपए ट्रेडर्स के लिए सीमा निर्धारित की गई है, और इसमें 10 करोड़ तक की फंडिंग एक्चुअली होती है। मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर के लिए तो काफी सारी स्कीम्स हैं। अक्सर जब आपको पता होगा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए जो अनाउंसमेंट हुए थे उसमें यही क्वेरी आई थी सबकी कि सर ट्रेडर्स के लिए क्या बेनिफिट है, हम लोग तो ट्रेडर हैं, हमारे लिए क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों ट्रेडर की जो बेनिफिट्स की बात है तो उसमें इस स्कीम में उनको एड्रेस किया गया है। हालांकि स्कीम दिसंबर 2019 की, ये भी एक अच्छी स्कीम है। अगर हम हमारे क्लाइंट को फंडिंग करवा रहे हैं, उसके प्रोजेक्ट को हम अप्रूव करवा रहे हैं, तो उस केस में, फंडिंग के केस में उसको बेनिफिट्स यहाँ पे दिया जाएगा। इसमें ये भी बेनिफिट है कि आप चाहे आप गवर्नमेंट बैंक से फंडिंग करवाएं या फिर आप प्राइवेट सेक्टर के बैंकों से फंडिंग करवाएं, दोनों ही जो बैंक हैं उनमें सब्सिडी आ जाएगी। इसमें कहीं कोई इश्यू नहीं है कि सब्सिडी का पैसा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने फंडिंग किसी प्राइवेट बैंक से कराई है तो भी इसमें आप एलिजिबल है, आप अगर गवर्नमेंट बैंक से कराई है तो भी इसमें आप एलिजिबल हैं। तो दोस्तों ये जो बेनिफिट है मैं आपको बता देता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चाहे आप कोई नया बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं या फिर अपने जो बिजनेस का चाहे आप मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, एक्सपांशन कर रहे हैं, दोनों ही केस में आपको बेनिफिट जो है स्टेट के द्वारा दिए जाएंगे। ये जो बेनिफिट है वो 17 दिसंबर से स्कीम चालू हो चुकी है और मार्च 2024 तक ये स्कीम चालू रहेगी। पात्रता की शर्तें जो है ये कुछ खास नहीं है, 18 साल की उम्र मिनिमम होनी चाहिए, और अगर हम कोई एलएलपी कंपनी या इंडिविजुअल सोसाइटी में काम कर रहे हैं तो भी हम लोग एलिजिबल हैं, और बैंक डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें नॉर्मल है। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि आप, जैसे कई बार होता है कि बाहर के जो लोग हैं जैसे महाराष्ट्र के हैं या गुजरात के हैं, वो लोग राजस्थान में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको इस स्कीम में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप राजस्थान डोमिसाइल के बंदे हैं तो ही आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। और ये जो कंपनीज हैं उनके लिए है एक्चुअली कि संस्था या समूह के सभी सदस्य राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, किसी बैंक द्वारा डिफॉल्टर ना हो, कम से कम कंपनी को या सोसाइटी को इनकॉर्पोरेट अगर हुआ है तो कम से कम 1 साल हो चुका हो, और 1 साल तक मिनिमम इसमें जो है वो ऑपरेशनल हो। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो ऑडिट वगैरह हो, और अगर वो उसमें
किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगी हुई है। तो अब हम बात करते हैं कि साहब लोन कहाँ से ले सकते हैं। नेशनलाइज जो भी बैंक है वहां से ले सकते हैं, आरआरबी से ले सकते हैं, रिजर्व रूरल बैंक है, आरएफसी से ले सकते हैं, सिडबी और आरबीआई के द्वारा जो प्राइवेट सेक्टर के जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं इनके द्वारा भी हम लोग जो है फंडिंग अपने इसकी करा सकते हैं। अब साहब बात आती है कि ऋण की सीमा क्या रहेगी, लोन कितने रुपए तक काम करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए 10 करोड़ का लिमिट रखा गया है और ट्रेडिंग सेक्टर के लिए 1 करोड़ तक का बेनिफिट इस पर रखा गया है। अब साहब बात करते हैं साहब मुझे बेनिफिट क्या होगा अगर मैं इस स्कीम में जाता हूं। तो बेनिफिट काफी अच्छे बेनिफिट है। अगर 25 लाख रुपए तक की फंडिंग हमने करवाई है, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि 25 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। प्रोजेक्ट तो आपका हो सकता है 5 करोड़ का होगा, लेकिन अगर आपने फंडिंग 25 लाख की कराई है तो ही ये जो क्राइटेरिया है ये एक्चुअली फंडिंग को लेकर के है, लोन के अमाउंट को लेकर के है। प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है, मतलब प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर के हमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो 25 लाख रुपए तक अगर हमारे लोन का अमाउंट है तो हमारा जो इंटरेस्ट सब्सिडी होगा वो 8% रहेगा। अगर 25 लाख से 5 करोड़ तक का लोन है तो उस केस में इंटरेस्ट का सब्सिडी जो है वो 6% रहेगा। 5 करोड़ से 10 करोड़ के केस में जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो कम होकर के 5% हो जाएगा। तो इसका अगर हम बात करें, क्योंकि जो हमारे जो ट्रेडिंग के जो क्लाइंट्स हैं उसको हम बेनिफिट ऐसे दिला सकते हैं कि साहब अगर कोई 25 लाख रुपए तक का 25 लाख रुपए तक की आप अगर फंडिंग करवा रहे हैं तो उसमें नॉर्मली बैंक 9.5-10% के आसपास चार्ज करता है। तो उसमें से 8% की जो सब्सिडी होगी अमल यूपीवाई मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की, ये अगर आप अपने क्लाइंट को दिलाते हो तो उसके लिए इफेक्टिव कॉस्ट कितना रहा, 2.5% या 1.5% या 2% का इफेक्टिव कॉस्ट रहा। तो ये बेनिफिट हम अपने क्लाइंट को दिला सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर से रिलेटेड कोई क्लाइंट है तो उसमें भी जो उसकी फंडिंग हम करवा रहे हैं तो उसमें उसको बेनिफिट दिला सकते हैं, और जब हम उसको बेनिफिट दिलाएंगे तो वो अपने को भी बेनिफिट जो है निश्चित रूप से दिलवाएगा। ये कुछ बुनकर कार्ड धारकों के लिए 1 लाख रुपए तक के ऋण के ऊपर ब्याज का 100% पुनर्भरण अनुदान के रूप में किया जाएगा। ये एक थोड़ा बुनकर कार्ड धारकों के लिए अलग से है। अब इसमें है कि साहब इनएलिजिबल सेक्टर कौन कौन से हैं। तो अगर आप कुछ एक्सप्लोजिव पटाखे वगैरह बना रहे हो या फिर एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट कुछ बना रहे हो या फिर 10 लाख रुपए से अधिक कीमत का कोई आप कमर्शियल व्हीकल लेकर के आ रहे हो तो उसमें ये बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। या फिर स्टेट या सेंटर के द्वारा कुछ गतिविधियां जो बंद कर रखी है, जैसे रिप्स में देख लो या फिर जो अपनी एग्री प्रोसेसिंग में थी, ये कॉमन सी कुछ गतिविधियां होती है, वो अगर उसमें हम अगर इन्वॉल्व हैं तो उसमें इसका बेनिफिट जो है वो नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं कि सर आवेदन कैसे किया जाएगा। तो ये हमें एसएसओ के थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन लगेगी। इसमें 10 लाख रुपए तक का अगर हमारा लोन है तो किसी तरह का इंटरव्यू नहीं होगा, और 10 लाख रुपए के ऊपर का अगर लोन है तो उस केस में जो है हमारा इंटरव्यू जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के द्वारा लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की केस में बात करें तो सिंपल डॉक्यूमेंट्स है। इसमें केवाईसी के अलावा बंदे की प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेनी है और एजुकेशन सर्टिफिकेट, और ये सब हमें लेने हैं और इन्हें ऑनलाइन ही हमें अपलोड करना है। तो दोस्तों ये कुछ बेनिफिट्स हैं अमल यूपीआई के। और इसके बाद में रिप्स का पिछली सेशन में हम ले चुके हैं और इस सेशन में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत इसमें बता दिया है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी स्कीम की जो काफी अच्छी बेनिफिशियल हो सकती है। अक्सर ये कहा जाता है कि स्टेट में और सेंटर में वो रेड टेपिज्म वाली बात आती है, लाल फीताशाही होती है साहब, ऑफिसर कोई काम करता नहीं है, बहुत परेशानियां होती है। तो उसके लिए साहब ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट का है, जिसमें उद्यम मित्र करके ये काफी अच्छी योजना है जिसका आप अपने क्लाइंट्स को बेनिफिट दिला सकते हो। तो इसको हम अगर लेते हैं यहाँ पे तो 1 मिनट। सर इसके बेनिफिट्स क्या है। ये जो उद्यम मित्र जो योजना है इसके बेनिफिट ये हैं कि इसमें अगर हम अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उसके बाद में काफी सारे ऐसे स्टेट के जो लॉज हैं जहां से हमें छूट मिल जाती है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाना पड़ता और कोई हमारे इंस्पेक्शन करने भी नहीं आता प्रीमाइसेस पे, जब तक कोई बड़ी कोई शिकायत ना हो। जैसे सपोज मान लीजिए लेबर का एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है कि साहब लेबर डिपार्टमेंट, कई बार ऐसे सुनने में आता है कि साहब लेबर डिपार्टमेंट के लोग काफी शिकायत करते हैं कि साहब लेबर डिपार्टमेंट कोऑपरेट नहीं करता। तो यहाँ पे ऐसे कुछ बेनिफिट्स दिए हैं कि साहब ये जो शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है ये आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा, और भी जैसे बिल्डिंग प्लान आपने किस हिसाब से बनवाए हैं ये कुछ आपको ज्यादा ध्यान में देने की बात नहीं है। आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपका फोकस पूरा बिजनेस पे हो, ये स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि आप कंप्लीटली अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करें। और ये जो बेनिफिट्स अब हम लेते हैं कि क्या फीचर्स क्या है इस स्कीम के। नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप एमएसएमई इन राजस्थान। The act provides for exemption from certain approvals for establishment and operation of micro, small and medium enterprises in Rajasthan. अगर हम कुछ MSME यूनिट राजस्थान में एस्टेब्लिश करते हैं तो उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा। The act empowers state department to exempt any enterprises from any approval
inspection under any central act if central act allow the government of Rajasthan to exercise such power. दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जहां तक बात आती है तो वो यहाँ पे जो है धरातल के ऊपर उतरती हुई नजर यहाँ पे आ रही है कि कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे इंडस्ट्री होल्डर्स को दिए जा रहे हैं. The businesses will also have to adhere to all the legal requirement and the prevalent law on safety, labor and environment have to be followed, but no verification are required. ये एक बहुत अच्छी सहूलियत यहाँ पे दी हुई है. The necessary approvals will be required within 6 months after the initial 3-year period is complete. यानी कि आप अपनी कोई नई यूनिट लगा रहे हो, जब उसको 3 साल हो जाएंगे, 3 साल होने के बाद में आपको 6 महीने का टाइम और रहेगा अप्रूवल लेने के लिए. यानी कि स्टार्टिंग में आपको जो अभी नीचे कुछ अप्रूवल आएगी वो नहीं लेनी है. 3 साल तक आप अपना आराम से बिजनेस पे पूरा फोकस कीजिए, अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कीजिए, नई यूनिटें लगाइए, पूरा ध्यान इंडस्ट्री पे रखिए और आपको 3 साल होने के बाद में 6 महीने मिलेंगे जिसमें आपको नेसेसरी अप्रूवल्स जो है वो लेनी होगी. तो यहाँ पे ये जो बेनिफिट्स हैं ये no inspection for 3 years. There will also be no inspection on the business for a period of 3 years. No government agency can seek entry into MSME premises during these 3 years for inspection, nor do investors have to disclose the extent of investment, employment and land use. यानी कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी का, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बंदा आपके ऑफिस में, आपके प्रीमाइसेस पे नहीं आएगा, इंस्पेक्शन नहीं करेगा, आप नहीं आपसे पूछेगा कि भैया आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कितने एम्प्लॉयमेंट आपने यहाँ रखे हैं और लैंड का आप किस तरीके से यूज कर रहे हो. अब साहब बात आती है कि ये बेनिफिट लेने के लिए अप्लाई कौन कर सकता है. तो उसमें ये है कि साहब न्यू माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हुज डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन इज प्रपोज्ड और on or after the date of promulgation of the act, that is March 4, 2019 can apply for exemption under this act. यानी कि 4 मार्च 2019 के बाद में जो भी यूनिट्स लगने वाली हैं या जो लगी हैं वो इनका बेनिफिट जो है वो ले सकती है. अब ये स्कीम साहब काम कैसे करेगी? हाँ सर थोड़ा सेशन को थोड़ा सुनो, जितना जल्दी हो सके उसको थोड़ा एक बार समअप करो ना सर. श्योर. पीपीटी शेयर कर देंगे दूसरे स्पीकर साथ में ही अपने. ओके सर, थोड़ा जल्दी कर दो. बिल्कुल सर. तो सर ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो हमें उद्यमी मित्र ये जो योजना है इसके थ्रू मिल रहे हैं और टाइम कांस्टेंट होने की वजह से मैं ये पीपीटी भी आपको साथ शेयर कर लूंगा. इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं कि जैसे आपको बिल्डिंग प्लान नहीं देना है डिपार्टमेंट को, किसी को भी, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं. एंटरप्राइज कैन अप्लाई बाय सबमिटिंग डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन दिस वेबसाइट के ऊपर अपने को जो है डिक्लेरेशन सबमिट करना है. जस्ट एक आधार बेस्ड प्रोसीजर होगी जिसको फॉलो करना है और जैसे ही सेल्फ डिक्लेरेशन बेस पे हमारा ये प्रोसीजर फॉलो हो जाता है, ये सारे बेनिफिट्स जो होंगे एक एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट जनरेट होगा जिसके बेसिस पे हम इनको जो है वो बेनिफिट्स ले पाएंगे. तो ये कुछ एंटाइटल जैसे बिल्डिंग प्लान की अप्रूवल है, राजस्थान शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट रूल्स 1959 है, रिको डिस्पोजल ऑफ लैंड रूल है. ये सब कुछ जो है इसमें हमें कहीं पे कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे हमें किसी भी तरह की कोई प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है और हमें जस्ट इसमें बेनिफिट लेना है और हमें इसमें आगे बढ़ना है. एक लास्ट सिर्फ 2 मिनट में आपके लूंगा और आपको ये बताऊंगा कि साहब पीएमईजीपी योजना क्या है. दोस्तों प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम काफी अच्छा एक प्रोग्राम है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 25 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट के ऊपर सब्सिडी दी जाती है. अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको अगर आप फीमेल हैं या फिर SC/ST कैटेगरी से हैं तो 35% की सब्सिडी दी जाती है. अदर देन आपको 25% की सब्सिडी दी जाती है. अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, नॉन अदर देन फीमेल हैं, तो आपको जो है इसमें सब्सिडी का जो परसेंटेज है वो रूरल में 25 और शहरों के केस में 15% बेनिफिट आपको इसमें दिया जाता है. और ये कुछ बेनिफिट्स है दोस्तों जिसमें अच्छा ऑनलाइन प्रोसीजर इसमें फॉलो करना है. प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स DPR जो होगी वो भी आपको ऑनलाइन फाइल करना है. लास्ट में मैं समअप करना चाहूंगा अपने सेशन को और ये कहना चाहूंगा अपने प्रोफेशनल ब्रदर्स को कि दोस्तों जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने हमें दी है वो निश्चित रूप से हम जैसे प्रोफेशनल के हाथों से ही निकलने वाली है. अगर हम लोग इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे, इंडस्ट्री हमारा सपोर्ट करेगी, दोनों मिलकर के चलेंगे, तभी ये हमारा जो सपना होगा वो साकार होगा. और ये भी एक अच्छा प्रैक्टिस का एक अच्छा स्कोप है. तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा और अगेन मैं धन्यवाद दूंगा कमल जी को और एंटायर वित्त सलाहकार समिति को कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आप सबसे इंटरेक्ट होने के लिए. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू विमल सर फॉर सच ए नाइस डेलिब्रेशन फॉर ऑल ऑफ अस. विमल सर ने काफी अच्छे से हमको समझाया कि कैसे एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी एंड अदर सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है
और दूसरा सर ने बताया कि कैसे स्वरोजगार के लिए गवर्नमेंट कैसे लोन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अगर किसी पार्टिसिपेटर को कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में डाल सकता है और या फिर रेज हैंड कर सकता है, हम डायरेक्टली उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर डायरेक्टली स्पीकर सर से इंटरेक्ट करा देंगे उनको। आई थिंक सीए जीपी गुप्ता जी ने अपना रेज हैंड कर रखा है सर, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ सर, आप स्पीकर सर से अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। हेलो हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है? सर मैं ये कह रहा हूँ, जो ये आपने बताया कि ये जो मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना है ये ट्रेडिंग वालों के लिए भी है, तो इसमें जो ट्रेडिंग वालों को जो मिलेगी सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, उसमें क्या क्राइटेरिया, किस टाइम के बाद लोन लेना चाहिए? पुराने लोन्स में भी कोई एडिशन होता है, उस पर भी मिलेगी? सर अगर हम अपनी कोई सीसी लिमिट को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब इनहांस कर रहे हैं अपने, कोई जैसे मान लीजिए अपन कोई ट्रेडिंग कंसर्न है, अगर Yes. हम अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं जिसके लिए हमें फर्दर, और जैसे मान लीजिए चाहे ओडी है, चाहे टीएल है, चाहे सीसी है, उसकी रिक्वायरमेंट Okay. पड़ती है, तो भी हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। या हम अपना कोई नया वेंचर स्टेब्लिश कर रहे हैं तो भी हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं, मतलब नए और ओके। जी सर। नहीं तो ये कब के बाद है? मतलब जैसे मान लो किसी ने ले लिया, जैसे आपने कहा शायद 4 मार्च 19 के बाद के इसमें एलिजिबल है ना, कब के? जी 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 बिल्कुल, इसमें सर वो डेट है जी। तो जैसे 4 मार्च 19 के बाद किसी ने लिमिट ली है, तो उसको अप्लाई करने के लिए क्या टाइम लाइन है मेरा ये? सर उसमें ऐसा कुछ नहीं है, जब से आप अप्लाई करोगे आपका प्रोजेक्ट वहां पे डीआईसी ऑफिस में अप्रूव हो जाएगा, तो उसके बाद से आपको बेनिफिट मिलेंगे। नहीं, बेनिफिट तो बाद में मिलेगा, पर मान लो हाँ। मैंने लिमिट बनवा ली, सपोज जी। करिए मैंने दिसंबर 19 में लिमिट बनवा ली, तो मैं क्या अब अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ सर, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, यही मेरा क्वेश्चन था। जी थैंक यू। सर। मतलब अप्लाई कर सकते हैं 4 मार्च के बाद भी यदि जी जी सर, सैंक्शन हो। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे पहले की कोई सैंक्शन है तो उस पे नहीं मिलेगा? उस पे नहीं मिलेगा सर। ओके, और ट्रेडर्स आर एलिजिबल है? थैंक यू। ट्रेडर्स आर एलिजिबल, बिल्कुल सर। थैंक यू। विमल सर, चैट बॉक्स में अपने 4-5 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक बार उनको देख लीजिएगा सर एक बार। एक मिनट सर। एनी स्कीम्स फॉर होटल, सर ये चैट बॉक्स वालों, सर एनी स्कीम्स फॉर होटल, सर ये होटल्स के लिए तो रिप्स में आपको बेनिफिट मिलेगा, सब्जेक्ट टू आपका प्रोजेक्ट 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और कम से कम 20 रूम्स उसमें होने चाहिए लेटेबल। तो जो होटल्स का जो क्वेश्चन है उसका मैंने आंसर दे दिया है, शायद आप सेटिस्फाई हैं। उसके बाद में है कि इज एनी प्रायर अप्रूवल इन्फॉर्मेशन इज कंपल्सरी बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट अंडर रिप्स? यस सर, आपको प्रोजेक्ट जब आप इनिशिएट करें उसके पहले ही आपको अपने कंसर्न जो ऑफिस होगा उसमें आपको एप्लीकेशन देनी है और अपने प्रोजेक्ट का अप्रूवल करवाना है, और जो प्रोजेक्ट आपका अप्रूव होगा तो उस केस में आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इश्यू होगा, और इसी जब आपको इश्यू होगा उसी के बेसिस पे कन्वर्जन चार्जेस, जब आप तहसील में या जिस भी ऑफिस में आप जाओगे तो इसी के बेसिस पे ही कन्वर्जन चार्जेस और स्टैंप ड्यूटी से आपको बेनिफिट जो है इसमें स्टेट द्वारा दिया जाएगा, उनको कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। अजीत जी ने पूछा है कि अंडर अमर यूपीवाई फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओनली सीसी लिमिट इज एलिजिबल और इट शुड बी कंबाइंड सीसी टीएल? यस सर, कंबाइंड सीसी एंड टीएल दोनों अलाउड है सर इसमें। एंड नेक्स्ट फिर आशा जी ने, नहीं ये तो आशा जी अगर क्वेश्चन है तो वो अपना रेज हैंड कर दे तो उनको मैं अनम्यूट कर दूंगा। जी सर, रणवीर खुराना जी को क्वेश्चन की क्वेरी हो चुकी है, मनोज कुमार जी चौधरी को अपन ने रिप्लाई दे दिया है। ठीक है, यस सर, मैं कैन यू शेयर दिस फाइल विद अस? श्योर सर, मैं वित्त सलाहकार समिति को ये सेंड कर दूंगा, वो लोग आपको भेज देंगे। कैन यू प्लीज सेंड पीपीटी न्यू एवेन्यू फॉर प्रोफेशन? यस सर, डेफिनेटली न्यू एवेन्यू है, अपने प्रोफेशन के लिए नया स्कोप है। सर शायद क्वेरी सारी हो चुकी है सॉल्व। हाँ क्वेरी सारी हो चुकी है, बाकी अपन पीपीटी शेयर कर देंगे सब पार्टी। श्योर सर, श्योर। इसके अलावा भी सर अगर कोई इशू रहे किसी को तो वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है सर, हम सब एक हैं, हम सब यूनिट हैं सर, कोई इशू नहीं है सर। सर आपका चैट बॉक्स में नंबर शेयर कर दीजिए जिससे वो अपनी क्वेरी आपसे डायरेक्ट पूछ सके।